हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। बच्चों लेक्चर नंबर 11 में कुछ रुकावटें आई थी, उसकी वजह से बच्चों अपन को उसको बीच में ही क्विट करना पड़ा। तो बच्चों लेक्चर नंबर 12 जो आज अपन पढ़ेंगे उसमें लेक्चर नंबर 11 का लास्ट जो अपना टॉपिक था लाइट जाने से पहले वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों एक साथ निकालेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू dipole on its axis। ठीक है बच्चों, रजिस्टर में आया, यानी अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ना है कि विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव यानी वोल्टेज निकालना है बच्चों। तो चलो इसको करते हैं अपन। तो बच्चों जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया, और पहला पॉइंट लिया कि डाइपोल को बच्चों कैसे दिखाते हैं, इसी प्रकार दिखाते हैं डाइपोल को। तो ये मैंने डाइपोल दिखाया पी वेक्टर। बच्चों एरो इधर है, जैसे थोड़ा समझना है, यहाँ पे क्या होगा, एरो इधर है तो मेरे ख्याल में बच्चों ये हो जाएगा -q और ये हो जाएगा +q। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, ये बस चेक कर लेता हूं। थोड़ा सा साफ, हाँ ठीक है बच्चों। तो -q +q पीरियड है ना बच्चों। अब देखो अक्ष कौन सा होता है, ये तो होता है बच्चों इसका अक्ष, ये तो होता है बच्चों इसका अक्ष, ये अक्ष। ठीक है, एक्सिस बोलते हैं इसको। और बच्चों ये होता है इसका इक्वेटोरियल, जिसके सेंटर से बिल्कुल पास, ये होता है क्या, इक्वेटोरियल यानी निरक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये अक्ष हो गया, ये निरक्ष हो गया, इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। अब बच्चों देखो अपन को क्या निकालना है, मुझे इससे यानी ये सेंटर से r दूरी पे, सेंटर से r दूरी पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। कितना होगा EP, तो कितना आएगा बच्चों अपने पास 2kp अपॉन r पे पावर 3, ये आएगा। अच्छा दिशा किधर आएगी, दिशा आएगी p वेक्टर की दिशा में, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ पे से इसी से r दूरी पे, समान दूरी पे, इसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया Q। अब इस पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, तो ये भी वही आ जाएगा 2kp अपॉन r3, और दिशा किधर जाएगी, अलोंग द p वेक्टर, p वेक्टर की दिशा जाएगी। समझ में बच्चों, और p वेक्टर मालूम ना, p वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन, p वेक्टर बराबर क्या होगा, p वेक्टर इज इक्वल टू q12 वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन। समझ में गया बच्चों, ये चीज बता देना मैंने आपको। चलो अब अपन बात करेंगे किसकी, वोल्टेज की। बच्चों डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी, आपको आता है डेरिवेशन करना। डेरिवेशन कैसे आप करोगे, तो देखो डेरिवेशन आप करने के लिए आपने ये लेंथ मान ली, टोटल कितनी है 12, तो ये कितनी रहेगी L और ये कितनी रहेगी L, टोटल आपने 12 मान ली, तो LL हो जाएगी। तो यहां से ये +q की वजह से इस पॉइंट की दूरी कितनी रहेगी, तो इस q की वजह से पॉइंट P की दूरी हो जाएगी R - L। ठीक है बच्चों, इसको मैं
इस वाले चौक से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये r माइनस एल, और यहाँ से माइनस क्यू से ये वाले पॉइंट की दूरी मिलेगी r प्लस के एल, r प्लस के एल। ये समझ आया ना कि ऐसे क्यों लिख रहे अपन, क्योंकि अपन ने जो r कहां से लिया है, इस लाइन से, ठीक है, सेंटर वाली लाइन से। तो सेंटर वाली लाइन से कितनी दूरी है, r तो ये दी, और ये कितनी दूरी है, l, तो यहां से कितनी दूरी हो गए, r प्लस एल। अब बिंदु P, तो बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और विद्युत क्षेत्र कैसे निकालना है, परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वही क्या जाएगा, वही हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र। यानी इस बिंदु P पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, वही विद्युत क्षेत्र कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का विद्युत क्षेत्र। समझ आया बच्चों इस पॉइंट पे। और वो वैल्यू कितनी आई, 2kp/r3। अब बच्चों मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है, ये जो दो आवेशों के मध्य की दूरी है, ये किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होगी तो इसका मतलब 12 इज लेस देन कैपिटल स्मॉल r, यानी एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर ना बच्चों, बहुत छोटा सा। ये तो अणुओं की बात हो रही है, बॉन्डिंग की बात हो रही है ना बच्चों, तो ये रिलेशन बनता है। चलो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है इस पॉइंट P पे, तो अपन को ये चेक करना है कि ज्यादा वाला विद्युत क्षेत्र में से कम वाले को घटाना है, दोनों एक दिशा में तो जोड़ देना है। तो बच्चों बोलो इस प्लस Q की वजह से r माइनस एल दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो प्लस Q की वजह से इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा, KQ अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये होगा। और दिशा किधर जाएगी, अलोंग द एक्स अक्ष, यानी आई कैप बिंदु चलेगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार अब मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है किसकी वजह से, माइनस क्यू आवेश की वजह से, ये माइनस क्यू आवेश की वजह से। अब इससे इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है मेरे बच्चों, r प्लस एल है, तो कितना जाएगा ये विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। और माइनस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी बच्चों, माइनस है ना, हेलो, तो ये जाएगा माइनस के आई कैप। समझ में आया बच्चों। अब बच्चों देखो एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, परिणामी कितना हो जाएगा, घट जाएगा। अब ज्यादा में से कम वाला घटाना है, ज्यादा वाला कौन सा है बच्चों, जिसकी दूरी कम है, जिसकी दूरी कम है उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, जिसकी दूरी ज्यादा है उसका विद्युत क्षेत्र कम होता है। समझ में, क्यों, क्योंकि E बराबर हम जानते हैं KQ/r², E बराबर हम जानते हैं KQ/r²। R यदि ज्यादा हुआ तो E कम हो जाएगा, R यदि कम हो गया तो E क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ आया बच्चों। तो इसका मतलब प्लस Q की वजह से बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है, कम है, तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या जाएगा, ज्यादा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लिखोगे अपन, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखोगे E प्लस KQ माइनस E माइनस KQ, ये लिखोगे बच्चों, घटा दिया बस। अब जब घटा दिया अपन ने तो आई कैप माइनस आई कैप का काम खत्म। ये तो अपन ने केवल सदिश को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अब बोलो बच्चों प्लस के क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अब इसको मुझे निकालना है, हाथ ऊपर करते हैं, तो देखो वैसे मैं डायरेक्शन करा भी रहा हूँ, डायरेक्शन तो मुझे कराना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं करा देते हैं। तो के क्यू अपन ने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचेगा, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जाएगा ना बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ जाएगा अपने पास क्या, 2 2 तो 4 RL, जो जाएगा 4RL घटाने पे, ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करने पे। अब ये रिलेशन लगा देंगे,
क्योंकि आर बहुत बड़ा है एल से, तो इसका मतलब एल को क्या कर देंगे अपन यहाँ से आर को नेगेट कर, सॉरी एल को क्या कर देंगे अपन नेगेट कर देंगे, तो हो जाएगा के क्यू 4 आर एल बटे आर पे घात 4, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो आर पे घात 3 बचेगा। और देखो बच्चों p बराबर जाता है Q2L, तो यहां से 2 भाग ले लो, 2 और कितना हो जाएगा ये 2 K P अपॉन आर पे घात 3, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन को क्या निकालना है, विद्युत विभव भी निकालना है। तो डेरिवेशन देखो बच्चों आपको आता है, आपने सीखा हुआ है बोर्ड में खूब अच्छे से, तो इसको आपको डेरिवेशन करना ऐसे है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से आप कर सकते हो ना, 4 आ रहे हैं ना, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 के लिख दिया, फिर क्या बचेगा, ये बचेगा 2RL, तो 2QRL, सॉरी ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2QL, तो 2QL को क्या लिखते हैं P बटे आर पे घात 3, तो ये आ गया। तो बच्चों तो ये चीज आपने निकाला, चलो देख लो बच्चों अच्छे से। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे पहली बार देख रहा हो, तो उसके लिए डेरिवेशन ये रहा। ओके बच्चों, समझ में आएगा। चलो अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस पॉइंट पे जो था, इस बिंदु P पे अब मुझे निकालना है वोल्टेज। क्या निकालना है, वोल्टेज डायपोल की वजह से। तो कितना पोटेंशियल है इसके पास, तो Vp इक्वल टू कितना जाएगा, वो Kp अपॉन आर स्क्वायर, Kp अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कैसे निकाला, तो देखो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, +2, जो किसी एक पर्टिकुलर आवेश की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है Kq बाई आर। एक पर्टिकुलर आवेश की वजह से किसी पॉइंट पे वोल्टेज कितना होता है Kq बाई आर, और विद्युत क्षेत्र कितना होता है E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक पर्टिकुलर आवेश कौन सा है, +q, और +q की वजह से पॉइंट P पे, तो +q की वजह से पॉइंट P पे वोल्टेज कितना जाएगा बच्चों, KQ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यानी ये दोनों पॉइंट्स के मध्य की दूरी कितनी है, r - l, तो जाएगा r-। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बोलो -q की वजह से, कितना जाएगा, -KQ। यहाँ बच्चों आवेश अपन साइन के साथ लेंगे, बस ये याद रखना है, यहाँ पे आवेश किसके साथ लेंगे, साइन के साथ, ठीक है, चिन्ह के साथ, तो -KQ अपॉन r+l। ठीक है बच्चों, अब मुझे परिणाम ही निकालना है, तो सिंपल जोड़ना है। ये कौन सी कोई सदिश राशि थोड़ी है, वोल्टेज कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो वोल्टेज अदिश राशि है, तो अपन सिंपल जोड़ेंगे, तो V0 इक्वल कितना जाएगा, V+Q प्लस V-Q, सिंपल जोड़ देंगे टोटल सिस्टम का वोल्टेज, तो V+Q कितना है, KQ अपॉन r-l माइनस KQ अपॉन r+l। सुना है बच्चों, आर गेटिंग माय पॉइंट। V इक्वल टू KQ कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा r+l माइनस r+l, तो 2l ऊपर जाएगा बटे r² माइनस l², ये आएगा मेरे लालो, l² क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो V इक्वल टू Q2l को अपन P लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, और l² नेगेटिव हो जाएगा, तो r², तो V इक्वल टू Kp बाई r²। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ये चीज समझ आई। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों आप इधर सुनना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे Q पे बच्चों, पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ही जगह है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, दोनों ही जगह कैसा है, समान है। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये फोकस करना है, बोर्ड में कोई नहीं बताता इस चीज को, है ना। ठीक है, दोनों वोल्टेज इस साइड कितना है, Kp बाई r², इस साइड वोल्टेज कितना जाएगा, इस साइड वोल्टेज जाएगा -Kp अपॉन r²। ये याद रखना है बच्चों, माइनस, क्यों माइनस आएगा चेक कर लो आप, माइनस क्यों आएगा, तो बच्चों देखो -q की वजह से इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो अब इस पॉइंट की वोल्टेज लेंगे, तो देखो कैसे लेंगे, बोलो ये दूरी कितनी लेंगे, यहाँ से लेंगे ना, पर ये वाला खेल खत्म।
अब इधर का करो तो बोलो कितना जाएगा, ये जाएगा r माइनस एल, और यहां से ये कितना जाएगा r प्लस एल। समझ में आया? तो अब माइनस क्यू की वजह से तो कितना जाएगा, q पॉइंट पे माइनस के क्यू अपॉन r माइनस एल, ये होगा, और प्लस क्यू की वजह से r प्लस एल। तो अब क्या जाएगा, माइनस क्यू डोमिनेट कर जाएगा, तो बच्चों यहाँ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। अब क्यों याद रखनी है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ साथ के साथ। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि एक डाइपोल है और उस डाइपोल के एक्सिस पर, एक डाइपोल है, ठीक है, और उस डाइपोल के एक्सिस पर डाइपोल के एक्सिस पर, डाइपोल ये रहा, ठीक है। तो डाइपोल के एक्सिस पर, डाइपोल के सेंटर से 4 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है बी, और राइट साइड और लेफ्ट साइड भी कितनी, 2 मीटर की दूरी पर, और लेफ्ट साइड कितना, 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ए। समझा बच्चे क्या हुआ कि डाइपोल के अक्ष पर, डाइपोल के सेंटर से दाईं तरफ 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तथा बाईं तरफ कितना, 2 मीटर दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। ठीक है बच्चों, अब आपसे ये बोला गया कि एक Q नॉट आवेश है, एक क्या है, Q नॉट आवेश। तो Q नॉट आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, ये आपसे पूछा। ठीक है बच्चों, पूछने की लाइन से भाई, पूछने क्या बोला कि क्यू नॉट आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो बच्चों, जैसे कार्य की बात हुई तो अब आप फटाफट लिखते चले जाओ। बोलो बिंदु A पे क्या वोल्टेज आपको मालूम है? हाँ, बिंदु A पे वोल्टेज कितना होगा, तो ये बिंदु A पे वोल्टेज ये -Q और ये +Q होता है। तो बोलो बिंदु A पे वोल्टेज कितना जाएगा, देखो दिशा इधर है ना, तो कितना जाएगा -KQ अपॉन R स्क्वायर, -KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये हो गया वोल्ट। ठीक है, इसकी मात्रा कितना VA पे। अच्छा VB पे वोल्टेज बोलो, VB पे वोल्टेज कितना जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस के ना, R स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलो अब ये VA निकाल लिया हमने और VB निकाल लिया। अब याद करो कल लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको बताया था कि आपको मान लो इंटरेक्शन एनर्जी नहीं मालूम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं मालूम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन वोल्टेज मालूम है, तो आप कार्य निकाल सकते हो। सूत्र कौन सा लगाओगे, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, मेरे लालो? अब आप सूत्र लगाओगे V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, तो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जाएगा E इनटू dx। ठीक है, ये जाएगा। अब यही था ना हमने QE, F को QE लिखा था, ऐसे ऐसे किया था। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसको किससे गुना कर दिया, कौन से आवेश को लेके जाते हैं, Q नॉट आवेश से, तो मैंने Q नॉट आवेश से गुना कर दिया, तो ये जाएगा VI माइनस Q नॉट VF इज इक्वल टू, Q नॉट को इससे गुना कर दिया तो अंदर ले गया Q नॉट E इनटू dx। अब बच्चों QE नॉट क्या हो जाता है, F, QE नॉट क्या जाता है F, तो ये हो जाएगा Q नॉट VI माइनस Q नॉट VF इज इक्वल टू, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे वर्क, इसी को क्या बोलेंगे वर्क डन W। तो W इज इक्वल टू ये सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ अपन W सीधा क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू Q नॉट VI माइनस के V फाइनल, खत्म कहानी।
इसमें गामा को मैंने सूत्र बनाने के लिए समझाने के लिए आपको बताया। तो ये जाएगा बच्चों। अब बोलो W इज इक्वल टू क्यू नॉट, इनिशियल पॉइंट कहां से मान लेगा अपन ए से, तो VA माइनस के V, फाइनल पॉइंट VB, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट VA, VA की वैल्यू कितनी है माइनस के KQ अपॉन और माइनस VB, VB की वैल्यू कितनी है KQ बाई 16। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, देखो यहां से 4, देखो 16 है ना, ये 16 बनाने के लिए 4 ऊपर नीचे कर लूं, तो -4 -5 1, तो माइनस के 5, तो W बराबर कितना जाएगा माइनस के 5 के क्यू नॉट, है ना बच्चों। देखो -4 के क्यू माइनस के क्यू, तो माइनस के 5 के क्यू माइनस के 5 के क्यू, और इसको बना करेंगे क्यू नॉट के, और नीचे 16 कॉमन आ गया 16, तो दिस इज योर आंसर। और ये वर्तन किसका था, कंजर्वेटिव फोर्स का, यानी संरक्षी बल का कार्य कैसा है पास बच्चों, यहाँ पे अपने पास आया माइनस। अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये किसको डिनोट कर रहा है कि कार्य है जो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है कि सिस्टम कर रहा है, यानी कार्य कर कौन रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है कि संरक्षी बल कर रहा है, समझ आए बच्चों। तो कार्य कौन कर रहा है तो उसके आंसर आपको यहां से मिलेगा बच्चों। अपन आवेश को कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, ए से बी तक लेके जा रहे हैं। ए बोलो ए कैसा आवेश, ए कैसा वोल्टेज है लो वोल्टेज क्योंकि माइनस आ रहा है, और बी कैसा वोल्टेज है हाई वोल्टेज। तो बच्चों यदि मैं आवेश को लो वोल्टेज से, आप खुद ही बताओ आवेश हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाता है, तो सिंपल सा आंसर बच्चों, आवेश हमेशा प्लस के वाले बात करो, माइनस के आवेश की बात नहीं करो, धनावेश। तो धनावेश हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है। अभी गड्ढे में पॉइंट बच्चों, तो अब आवेश ये जो धनावेश है इसको मैं कहां से कार्य करूं, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, सिस्टम कार्य तो नहीं करेगा, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य है माइनस का मतलब आया कि ये कार्य तो किसका है, संरक्षी बल का माइनस, लेकिन प्लस आपसे बोला एक्सटर्नल एजेंट ने कितना कार्य किया, तो वो किया प्लस के 5 के क्यू नॉट बाई 16। तो बच्चों माइनस प्लस में गलती अब नहीं होनी चाहिए आपको, यदि माइनस का है जिसका मतलब संरक्षी बल ने किया है, और प्लस का है जिसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने कार्य किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। और ये फॉर्मूला मैंने संरक्षी बल के लिए ही लिखा है केवल, इसलिए समझना अच्छे से आप। चलो तो ये पॉइंट क्लियर आपको, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की और अक्ष पे विद्युत विभव की, किसकी वजह से, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब अपन बात करेंगे किस पे, निरक्ष पे। कहां पे बात करेंगे मेरे बच्चों, निरक्ष पे। तो ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल P वेक्टर, ठीक है, और ये इसका क्या है, निरक्ष। समझ आया बच्चों, ये इसका निरक्ष है ना। ये मालूम आपको ये क्या होता है, माइनस के क्यू, और ये किधर होता है प्लस के क्यू, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस आर 2L लीजिए पर नहीं, तो ये कितना हो गया L, और ये भी कितना हो गया L, ठीक है बच्चों। अब अपन ने क्या करा, यहाँ इस पॉइंट से R दूरी पर, कितनी दूरी पे, R दूरी पे एक पॉइंट P लिया, और इस पॉइंट P पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों ये दूरी कितनी हो गई L, और ये दूरी कितनी हो गई R। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, ठीक है। इसकी दिशा किधर आएगी, इधर आएगी, माइनस है ना, ये माइनस की वजह से इधर ये एंगल ले लिया मैंने कितना, थीटा। अब बच्चों इसके अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो देखो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो इधर तो कितना जाएगा, इधर जाएगा E माइनस के क्यू कोस थीटा, और इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा E माइनस के क्यू साइन थीटा। आइडेंटिटी मेथड बच्चों। अब इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे बच्चों, इस Q की वजह से, प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ये आएगा, E प्लस के क्यू इधर आएगा। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा,
लाइन से, तो ये एंगल थीटा, तो E प्लस क्यू के घटक करेंगे तो ये आएगा E प्लस क्यू कोस थीटा, और इसके ऊपर की तरफ आ जाएगा क्या, E प्लस के क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो जो प्लस क्यू है E प्लस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ये वाली दूरी L है, ये वाली दूरी R है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बोलो क्या लिखेंगे अपन इसकी वजह से, के क्यू अपॉन इस दूरी का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल। ऐसे बच्चों मुझे किसकी वजह से निकालना है, माइनस क्यू की वजह से। परिमाण निकालो केवल, मैं ना दिशा की बात नहीं कर रहा बच्चों, दिशा तो उसकी तरह है। अच्छा E माइनस क्यू का परिमाण निकालो, तो वो भी कितना जाएगा, के क्यू अपॉन ये दूरी L है, ये दूरी R है, तो कर्ण की दूरी कितनी जाएगी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अपन इससे और इससे क्लियरली कह सकते हैं कि क्या प्लस क्यू का जो परिमाण होता है वही परिमाण किसका होगा, E माइनस क्यू का। समझ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो अपन क्या बात करेंगे कि E प्लस क्यू साइन थीटा की जो मान होगा वही मान E माइनस क्यू साइन थीटा का होगा। एक मान ऊपर है एक मान नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर तल में यानी निरक्ष में तो कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सब किधर होगा, इधर वाले दिशा में। तो E माइनस क्यू E प्लस क्यू दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना जाएगा, तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट हो जाएगा 2E cos थीटा। भाई इसको मैंने E बोल दिया ना, ये लो। अब गेट माय पॉइंट बच्चों। अब बोलो E नेट इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 2E की वैल्यू बोलो कितनी जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू बोलो कैसे निकालोगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है L और कर्ण कितना है रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो बच्चों अब E नेट कितना जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करो केवल है ना, दिशा बांध दो। तो E नेट कितना जाएगा मेरे लालो, 2QL, तो ये 2QL तो KQ जाएगा अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और आधी 1.5 हो गई। अब बच्चों देखो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था कि 2L इज लेस देन R, क्यों, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम मोटर का होता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 से 3, तो क्या आंसर क्या जाएगा, KP अपॉन R की पावर 3। सिंपल भी हो गया इसका डेरिवेशन। समझ आया बच्चों, कितना सिंपल सा डेरिवेशन, देखो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो E नेट कितना जाएगा, KP अपॉन R की पावर 3। अब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है E वेक्टर इज इक्वल टू, अब बच्चों आप बताओ E किधर आया, इधर आया, और P किधर है, इस दिशा में, P ये रहा, E ये रहा, तो कितना आ गया माइनस, तो माइनस KP वेक्टर अपॉन R की पावर 3। तो ये इसका वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि P वेक्टर जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा में कौन है, E वेक्टर। खत्म लाइन। समझ आया बच्चों। तो ये आपके पास आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक। अच्छा अब आपसे कोई बोले वोल्टेज बताओ, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज सिंपल क्या जाएगा 0, क्यों जुड़ेगा, और वोल्टेज तो जुड़ता है ना बच्चों। तो यहाँ पे जब वोल्टेज लिखेंगे तो E प्लस के Q लिखेंगे, ऊपर का दिख ही नहीं रहा बच्चों, मेरे को लग रहा है, अरे हाँ ऊपर का दिखाई नहीं बच्चों। तो बच्चों देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करके। तो बच्चों ये कैमरे में आया नहीं, तो इसको वापस एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E प्लस क्यू, इसके अपन ने कंपोनेंट पे लिए E प्लस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों। फिर अपन ने चेक किया कि E प्लस क्यू का परिमाण ये आया, E माइनस क्यू का परिमाण ये आया, दोनों समान हो गए। तो दोनों समान हो गए तो अब अपन ने क्या बोला कि अच्छा इसका मतलब E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा बराबर है और दिशा में विपरीत है, परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y अक्ष पे तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र का कोई घटक आ ही नहीं, कोई मान नहीं यार, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो केवल क्या बचेगा अपने पास इधर वाला, तो e माइनस क्यू cos थीटा, e प्लस क्यू cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना जाएगा 2e cos थीटा प्लस क्यू माइनस क्यू को मैंने e बोल दिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं तभी, तो 2e की वैल्यू रख दी, cos थीटा की वैल्यू रख दी, थीटा लंब बटे सॉरी आधा बटे कट l बाई ये आ है। फिर मैंने बात करी आपको किसकी, कि दिशा की, ये दिख रहा है आपको है ना। अब वोल्टेज की बात कर लो, बच्चों वोल्टेज की जब अपन बात करेंगे तो प्लस क्यू की वजह से जो वोल्टेज होगा वो कितना जाएगा, सिंपल के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से जो वोल्टेज होगा वो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो परिणामी जो होगा वी नेट तो वो होगा सिंपल प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। तो इसको जोड़ेंगे तो दोनों क्या है परिमाण में समान, अब जोड़ेंगे बच्चों तो देखो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 जाएगा ना, तो कैंसिल आउट होकर कितना जाएगा 0, सिंपल सी बात। तो वोल्टेज कितना होता है 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब ये बात हो गई बच्चों अपने पास। अब एक और पॉइंट बात कर लेते हैं अपन किसकी, जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे फिर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। अब बच्चों देखो अब अपन बात करेंगे क्या जनरल पॉइंट पे ना, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट की बात करेंगे तो देखो ये अपने पास क्या है पी वेक्टर, ठीक है, ये इसका क्या है अक्ष और ये क्या है निरक्ष। तो आपके पास कोई पॉइंट है वो कहां पे, किसी पॉइंट जनरल पॉइंट पे, इसके पर हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालना है ड्यू टू डायपोल की वजह से। तो बच्चों अपन देखो इसका शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन से अपन नहीं करेंगे इसको है ना, तो अपन सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे बच्चों कि मैंने क्या करा, ये दूरी मान ली बिंदु P की थीटा से, मतलब यहां से थीटा से जाके, और ये दूरी कितनी मान ली r सिंपल। अब क्या करेंगे बच्चों अपन, अब अपन ये करेंगे कि जो ये P है ना, ये जो P वेक्टर है ये, इसके मैंने क्या करा बच्चों घटक कर दिए इस P वेक्टर के। तो इस P वेक्टर के घटक जब मैं करूंगा तो एक तो मैंने क्या करा ऐसे परपेंडिकुलर बना लिया इसके परपेंडिकुलर। तो बच्चों देखो इस P के एक घटक तो जाएगा इसके अलोंग, यानी ब्लू लाइन जो है, यानी ये जो है आपके पास पॉइंट P, ठीक है, तो एक घटक तो इसी के अलोंग आ जाएगा और वो जाएगा P cos थीटा, ये जाएगा देखो इसके घटक करेंगे अपन P cos थीटा इधर आ जाएगा, और एक घटक ये जाएगा, एक घटक ये आ जाएगा, और ये कितना जाएगा तो जाएगा P sin थीटा, ये कितना जाएगा P sin थीटा। समझ में आया बच्चों। अब देखो P cos थीटा यानी डायपोल है P cos थीटा, तो उसकी वजह से यहां से सेंटर से ना बच्चों कितनी दूरी पे है, देखो ये सेंटर ही होगा ना पूरा पॉइंट, सेंटर से ऐसे ये सेंटर है ना, ये अपन ने चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखो ये सब सेंटर से कंपोनेंट हो रहा है, तो ये इसका सेंटर ये हो गया P sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब बोलो इस सेंटर से ये दूरी कितनी है r, कितनी दूरी है r। तो बच्चों बताओ ये जो P cos थीटा है, इस P cos थीटा के सेंटर से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसकी दिशा किधर होगी, तो इस P cos थीटा की वजह से इस बिंदु P पे दिशा इधर हो जाएगी, अरे ये तो दिए अक्ष पे अपन ये तो निकाल लीजिए, और वैल्यू कितनी जाएगी 2kp। अब P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर सॉरी r क्यूब, ये होगा आगे बढ़े में बच्चों। चलो अब इसके बाद ये क्या है अपने पास, ये है P sin थीटा इधर, तो P sin थीटा इधर है, तो इसके लिए P sin थीटा के लिए पॉइंट P क्या जाएगा निरक्ष, और ये क्या जाएगा निरक्ष हो जाएगा ना, ठीक है। P sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट क्या जाएगा निरक्ष, और P sin थीटा इधर है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा इसकी वजह से इधर, और ये वैल्यू कितनी होती है kp sin kp अपॉन r क्यूब। अब P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे sin थीटा,
ये हो जाएगा। फिर जब अपन इसको ऐड करेंगे, इनका रिजल्टेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट कितना जाएगा, रिजल्टेंट ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा ई नेट। तो बच्चों ए नेट इज इक्वल कितना जाएगा, ए नेट इज इक्वल सिंपल जाएगा रूट ये वाला स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r का घात 6 प्लस इसका स्क्वायर, तो k का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r का घात 6। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। देखो बच्चों kp स्क्वायर r पे घात 6, kp स्क्वायर r पे घात 6 रूट से बाहर ले लेंगे तो kp r पे घात 3 ये बचेगा, रूट अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बचेगा बच्चों। अब बच्चों देखो अपन ऐसे लिखेंगे kp अपॉन r पे घात 3, बच्चों देखो 4 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको ले सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना जाएगा 1 प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर आंसर। तो किसी भी जनरलाइज पॉइंट पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से ई नेट होगा वो कितना जाएगा kp अपॉन r क्यूब रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया बच्चों, तो कितना सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा परपेंडिकुलर होगी, अलोंग द अक्ष होगी, निरक्ष के अलोंग होगी, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया ऐसे। अच्छा यहाँ कोई पॉइंट भी होगा तो मान लो कोई पॉइंट भी यहाँ पे तो कहाँ होगी, ये होगी। अब ये समझ में आया बच्चों। चलो अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज हो जाएगा, तो वोल्टेज हो जाएगा, देखो बच्चों इस P cos थीटा की वजह से इस पॉइंट P पे मैं वापस बना देता हूँ। तो एक तो अपन ने ये तो था पॉइंट P, ये दूरी थी R, जिस दूरी R थी यहां से एक सेंटर, एक तो आपके पास डायपोल था P cos थीटा ऐसे, और इससे एक डायपोल अपने पास ऐसे था P sin थीटा, ये था बच्चों। अब बोलो ये P cos थीटा के लिए तो ये बिंदु P अक्ष की तरह कार्य करेगा, तो बोलो यहाँ पे कितना जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर, तो P कितना है cos थीटा, तो kp अपॉन r स्क्वायर, वोल्टेज ये होगा सिंपल। और इस वाले P sin थीटा के लिए ये पॉइंट P किसकी तरह कार्य करेगा, निरक्ष की तरह, तो निरक्ष का वोल्टेज कितना है 0, तो सिंपल करना जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, खत्म माने। समझ आया बच्चों। तो वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा अपने कंबाइन कर चुके हैं एक ही पॉइंट पे, खत्म। अब इसके कपल ऑफ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे डिस्कशन करेंगे। चलो अब कुछ सम कपल ऑफ क्वेश्चन विल बी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। तो आइए बच्चों अब अपन करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ओके चलो सम कपल ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, ये डायपोल है P वेक्टर, ठीक है बच्चों, और इसका यहां से देखो इसके यहां से 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे एक बिंदु A स्थित है, और ये एंगल दे दिया आपको 37 डिग्री, कितना एंगल दे दिया 37, और बिंदु A स्थित है, ठीक है। और ऐसे यहाँ 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु B स्थित है, और ये एंगल दे दिया 37 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला गया है क्या कि वो इक्वेशन सेम Q नॉट आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों अब आपसे ये पूछा है तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले पॉइंट A का वोल्टेज निकालो। पॉइंट A का वोल्टेज निकालने के लिए अब आप क्या करोगे कि बच्चों ये दूरी इसकी सेंटर से है, सॉरी क्वेश्चन में अपन ने गलती कर दी, सेंटर से बनाना है ना,
दूरी कहाँ से है ये सब? सेंटर से। सेंटर से 4 मीटर की दूरी पे एंगल कितना है? 70 डिग्री। बिंदु है बी, है ना, और ये है अपने पास सेंटर से 2 मीटर की दूरी, और ये बिंदु है ए, और ये एंगल है कितना? ठीक है बच्चों, अब समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब क्या है, ए से बी तक ले जाना है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहले अपन को बिंदु ए पर वोल्टेज निकालना है। तो बच्चों देखो, बिंदु ए है, इस पर वोल्टेज निकालना है, और ये सेंटर है, ये पी वेक्टर है ना, ये अपने पास क्या है? पी वेक्टर। ठीक है बच्चों, और ये एंगल कितना है? ये एंगल 53 डिग्री। तो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल कितना रहेगा? 53। ये तो समझ आया ना आपको? अब इस पी के मुझे घटक करने हैं, तो इस पी के घटक करूंगा तो इस इधर का जाएगा क्या अपने पास? बीचों बीच सेंटर ऐसा जाएगा, तो ये तो जाएगा अपने पास क्या? पी कोस 53। समझ में आया बच्चों? और एक आ जाएगा अपने पास कैसे? इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे, इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे, और ये जाएगा अपने पास पी साइन 53। सुना है बच्चों? अरे घटक कर देगा मैंने, देखो इस लाइन का लॉन्ग जब मैंने ये एंगल लिया, ये एंगल 53 हो जाएगा। जब ये एंगल 53 होगा तो इस पी के घटक एक तो जाएगा पी कोस 53, और एक इस लाइन का लॉन्ग हो जाएगा पी साइन 53। समझ में आया ये चीज? चलो अब बोलो वोल्टेज किसकी वजह से निकलेगा? वो तो देखो P cos 53, यानी ये x, ये क्या है? अक्ष, यानी बिंदु A P cos 53 के लिए अक्ष की तरह कार्य कर रहा है, और किधर की तरफ? -q के पास वाले की तरफ। देखो एरो का चिन्ह इधर है ना, तो -q की तरफ। तो इस पॉइंट वोल्टेज VA का वोल्टेज हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक हो जाता है -q के पास वाले बिंदु का। तो -kp, p की वैल्यू कितनी है? P cos 53 अपॉन r स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4। समझ आया बच्चों? ये ए पॉइंट पे कैसे? अच्छा, इसकी वजह से P sin 53 की वजह से बिंदु A क्या कहलाएगा? निरक्ष, और निरक्ष पे वोल्टेज कितना होता है? जी नहीं समझ आया बच्चों? तो ये चीज समझ आ गई अपने पास? तो VA का वोल्टेज कैसे निकालना? अच्छा, ऐसे मुझे निकालना है किसका? VB का। तो पॉइंट VB पे वोल्टेज निकालना है, तो देखो ये बिंदु B हो गया, और ये इसके मिड पॉइंट से ये, ठीक है, P, ये हो गया P, और एंगल कितना है? ये 37। अच्छा बच्चों, ये एंगल 37 है, तो अपन क्या करेंगे? इसे घटक करेंगे, तो एक तो यहां हो जाएगा, ये तो ये वाला घटक हो जाएगा P cos 37 इसी की लाइन में, और एक इसका ये हो जाएगा ऐसे, ये जाएगा P sin 37। तो P sin 37 के लिए तो ये निरक्ष की तरह कार्य करेगा, तो वोल्टेज आएगा नहीं। अच्छा, P cos 37 की तरह ये किसकी तरह कार्य करेगा? P cos 37 के लिए, तो बिंदु P cos 37 के लिए काम करेगा अक्ष की तरह, और किधर स्थित है ये? प्लस q आवेश की ओर, तो धनात्मक आ जाएगा। तो पॉइंट VB कितना जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास KP, और P कौन सा है? cos 37 अपॉन r स्क्वायर। तो सेपरेशन दूरी कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 16। समझ आया बच्चों? आर एडिंग में पढ़ना बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब कहां से कहां जा रहा है? A से B तक इनिशियल। तो बच्चों अभी अपन ने निकाला W बराबर कितना? Q नॉट V इनिशियल माइनस V फाइनल, ये लिखा। तो W बराबर Q नॉट V इनिशियल क्या है? VA माइनस VB, यही है बच्चों। तो W बराबर Q नॉट VA, VA की वैल्यू कितनी है? VA की वैल्यू माइनस के KP। अच्छा, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो ये चीज तो आपको मालूम है ना, cos 53 की वैल्यू होती है sin 37 के बराबर, और sin 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3/5। इसी प्रकार बच्चों cos 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है sin 53 के इक्वल, और ये होती है 4/5। बच्चों इसी प्रकार tan 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है sin 37 और बटे cos 37। तो sin 37 का 3/5, 4/5, तो 3/4। और इसी प्रकार tan 53 की वैल्यू कितनी होती है मेरे लालो? 4/3। तो अब बोलो, ये चीज याद रखना, अपडेट है ना, काइनेमेटिक्स में काम आती है बच्चों।
तो Kp काइनेमेटिक्स के अभी भी काम आएंगे। तो cos 53 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/5। तो 3/5 आ जाएंगे, तो 3/5, 5 का 20, ठीक है, माइनस Vv की वैल्यू बोला कितनी है? Kp cos 37 की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो 4/5, तो 4/5 ना, तो 16 पंजू 80 ये जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब अपन को क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा आंसर आ गया। चलो आप जो कर दो इसको, यहाँ 20 है तो मुझे क्या बनाना है इसको? 80। तो किससे बना कर दो इसको? 80 बन जाएंगे, तो 4 से बना कर दो, 4 × 20 तो क्या हो जाएगा? 80। तो W इज इक्वल टू माइनस 4 तिया 12, बच्चों 12 हो गया ना, ये 4 तिया 12 और 4 16, तो ये जाएगा माइनस के 16 Kp। अब जुड़ जाएगा बच्चों, देखो भाई 80 ये था, तो 80 मुझे इसको बनाना है, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये 80 80 80 कॉमन आ जाएगा। अब ऊपर ये बचेगा मेरे पास 12 माइनस के Kp और माइनस के 4 Kp, तो माइनस के 16 Kp और क्यू नोट से गुणा कर देंगे। अब जो 16 पंजू 80, तो कितना जाएगा मेरे पास? माइनस के Kp क्यू नोट अपॉन 5। तो ये इसका क्या है? आंसर हो गया, माइनस के Kp क्यू नोट अपॉन 5। तो समय बचा तुमको कैसे, तुमको क्या करना है ना। तो ये इसका बर्डन कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं अपन? कार्य अपन को खुद को करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स का कार्य ऋणात्मक है। तो समय बचा ये वाला क्वेश्चन कैसे अपन को क्वेश्चनों को डील करना है। चलो अब आओ बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मेरे बच्चों, सारे जहां से अच्छा भारत माता की इच्छा। चलो चलो देखो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, पी वेक्टर इधर है, ये पी वेक्टर है, और इसकी दूरी जो मैंने दी है आपको, ये दूरी मैंने आपको दे दी कितनी? डी, कितनी दी? डी, ठीक है। और ये इसका यहाँ से एंगल कितना है? ये एंगल 53 डिग्री। कितने डिग्री? 53 डिग्री। तो इस यहाँ से r दूरी पे, कितनी दूरी पे? r दूरी पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, इसमें i कैप j कैप k कैप, मतलब i कैप और j कैप ऐसे आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ये कर सकते हो बोलो। और इसकी वजह से देखो r दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकाल कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो इस p को पहले क्या कर दो, आप घटक कर दो, यानी एक अक्षीय है, तो बोलो p के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो p cos 53, p cos 53 हो जाएगा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। अच्छा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, और इससे घटक क्या जाएगा? p sin 37, सॉरी p sin 53, ये हो जाएगा बच्चों। p cos 53 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर अलोंग द i कैप, तो ये कितना जाएगा? तो E इज इक्वल टू कितना जाएगा? ये 2kp, p की वैल्यू कितनी है? p cos 53 अपॉन दूरी कितनी है? r की पावर 3, तो 2kp cos 53 बटे r क्यूब, और i कैप j कैप में लिखना है, तो ये i कैप प्लस के। ऐसे बच्चों बोलो इधर ये किधर है? kp sin 53 के लिए पॉइंट p, मतलब ये पॉइंट p, ये पॉइंट कैसे कहलाएगा? तो kp sin 53 के लिए पॉइंट p इसके निरक्ष पे स्थित है, तो निरक्ष पे वोल्टेज, निरक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है? जिधर इसकी दिशा होती है p की होती है उसके विपरीत दिशा में, यानी इधर होगी। और ये e कितना हो जाएगा? ये e हो जाएगा kp p, अब p कौन सा है? sin 53 बटे r क्यूब, बटे r क्यूब। अब ये किधर आएगा? j कैप प्लस किधर है? तो माइनस के j कैप। तो अब अपने पास टोटल e कितना जाएगा?
टोटल ई बोलो cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? cos 53 की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 3/5। तो कितना जाएगा? 3 दूनी का 6, तो 6kp अपॉन 5r³ आई कैप, और जे कैप कितना है? माइनस, सिंपल जोड़ देंगे माइनस, और sin 53 की वैल्यू 4/5, तो 4kp अपॉन 5r³ जे कैप। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है, आई कैप जे कैप। समझ आया बच्चों? तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको आना चाहिए। देखो बच्चों समझ आया ये चीज? चलो ओके। अब बच्चों एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपको ये वाला पूछता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, कि एक क्वार्टर रिंग है, एक क्वार्टर रिंग है, इस पे आवेश है Q, इस पे आवेश कितना है? क्वार्टर रिंग है, इस पे आवेश है Q, ठीक है? ये क्वार्टर रिंग है और इस पे आवेश कितना है? Q। ये देगा क्वार्टर रिंग, तो इस पे आवेश है Q, और एक आवेश यहाँ पे रखा है सेंटर पे समान Q, समान आवेश Q, समान -Q, ठीक है बच्चों? अब मैंने आपसे बोला कि क्या ये डाइपोल है? क्या डाइपोल क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश सेपरेशन दूरी बना के रखते हैं, तो उससे बना जो सिस्टम होता है वो कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? तो आपका आंसर होगा हाँ, आपका आंसर क्या होगा? हाँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका इलेक्ट्रिक वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू P = Q 2L ये होती है, या पर बोलेंगे P = QL, जो सेपरेशन दूरी होती है वो। तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये तो पॉइंट है, ये तो वस्तु है, तो कैसे करना पड़ेगा? तो इसको अपन पॉइंट बनाओ, इसको क्या बनाओ? पॉइंट बनाओ। तो इसको पॉइंट बनाने के लिए अपन जानते हैं क्या? बोलो, इस वस्तु को पॉइंट बनाने के लिए करेंगे थीटा पे जाके डी थीटा का अपने क्या ले लिया? एक अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, और उसकी मोटाई कितनी रहेगी बच्चों? तो इसकी मोटाई जो अपन लिखते हैं, अच्छा ये रेडियस r है, ठीक है? तो इसकी जब अपन रिंग काटेंगे तो कितना जाएगा? dx मोटाई, जिसे हम बोलेंगे r d थीटा, क्या बोलेंगे इसको? r d थीटा। तो इसके ऊपर जो आवेश है, तो छोटा सा आवेश dq कितना जाएगा बच्चों? तो dq तो एकांक लंबाई में निकालना है। तो पहले बात बताओ, q आवेश बोलो बच्चों, q आवेश कितनी लंबाई में स्थित था? पूरी क्वार्टर रिंग में। अब क्वार्टर रिंग की पूरी की प्रति कितनी होती है? 2πr, पूरी की कितनी होती है? 2πr। लेकिन आपके पास पूरी है क्या? नहीं, आपके पास तो क्वार्टर है, नहीं चौथाई। तो ये तो q आवेश कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है? 2πr/π, यानी πr/2 में, πr/2 में। तो एकांक लंबाई में कितनी रहेगी? तो एकांक लंबाई में आवेश लैम्बडा निकालना है ना मुझे, एकांक लंबाई में आवेश। तो एकांक लंबाई में आवेश कितना जाएगा मेरे लालो? इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो Q अपॉन 4I/πr और कितना जाएगा? 2, मतलब πr/2 को डिवाइड कर देंगे ना, तो ये जाएगा एकांक लंबाई में आवेश। अच्छा, आपसे कितने लंबाई में पूछा है? r d थीटा, तो r d थीटा अल्पांश में आवेश। तो r d थीटा अल्पांश में आवेश कितना जाएगा मेरे लालो? तो dq एकांक लंबाई में ये ना 2q अपॉन πr, एकांक लंबाई में, ठीक है? और इसको गुणा कर देंगे किसके साथ? r d थीटा के साथ। r से r कट गया, तो dq कितना है? 2q अपॉन पाई d थीटा। तो मुझे ये समझ में आया है? तो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। चलो
अब इसका जो आपके पास आवेश आया कितना डी क्यू छोटे से का। अब बच्चों ये जो पॉइंट है इसमें भी मैं छोटा सा काट लूं, डी क्यू छोटा सा ले लूं, तो ये डी क्यू प्लस के है और ये डी क्यू माइनस के होगा। तो अब बोलो ये एक सिस्टम हो गया छोटा सा, तो छोटा सा जो सिस्टम बना, छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो छोटा सा विद्युत द्विध्रुव, तो छोटा विद्युत द्विध्रुव, तो मेरे लालो छोटा विद्युत द्विध्रुव कितना बना, तो छोटा द्विध्रुव बना माइनस के डी क्यू प्लस के डी क्यू, और सेपरेशन दूरी कितनी है इनकी आर। ठीक है बच्चों, तो इसकी छोटा सा विद्युत द्विध्रुव का छोटा सा डायपोल कितना जाएगा, तो dp इक्वल टू dq, सेपरेशन दूरी कितनी है आर। ये जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इधर सुनना बच्चों ध्यान से कि इस छोटे से के जो dp है उसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर इधर होती है। भाई आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी छोटे से की बात होती है, बड़ा याद करना है, तो आपको ये चेक करना है कि वो छोटा सा कहीं सदिश राशि तो नहीं है, क्योंकि सदिश होगा तो फिर उसको जोड़ने के लिए दिक्कत आएगी। और समाकलन क्या करता है, समाकलन तो बोलेगा एक ही दिशा वाले अवयव दे दो मैं जोड़ दूंगा, अलग अलग दिशा दे दो मैं जोड़ नहीं सकता, तो उसे घटक करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक चीज अपने समझ में आ रहा है बच्चों, क्या कि छोटा माइनस डी क्यू बड़ा प्लस डी क्यू, इसकी जो दिशा होगी इन दोनों की, छोटे छोटे वाले की, उसके डायपोल की जो दिशा होगी वो इधर होगी, ये dp इधर ही होगी, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना जाएगा थीटा। तो ये एंगल कितना जाएगा थीटा, तो इसके घटक करेंगे अपन, तो ये जाएगा dp cos थीटा, और इधर करेंगे तो ये क्या जाएगा dp sin थीटा। अब बच्चों देखो, आप जो छोटा सा अल्पांश है जो यहाँ पे लिया, अब यदि मैं यहाँ पे लूंगा उतना ही अमाउंट का और उतने अमाउंट को यहाँ से काटूंगा तो dp इधर आएगा। अब इससे घटक करेंगे तो dp cos sin थीटा इधर आएगा, dp cos थीटा इधर आएगा, तो अब जुड़ते चले जाएंगे dp cos थीटा के अलग, dp sin थीटा के अलग। तो इसका मतलब इस सिस्टम की वजह से जो डायपोल बन रहा है वो डायपोल की दो वैल्यू आएंगी, एक तो किधर आएगी अलोंग द एक्स एक्सिस और एक आएगी अलोंग द वाई एक्सिस। आगे घटे पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई आपको, तो जोड़ने का भी अपन को तरीका करना है। चलो तो dp की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dq की वैल्यू कितनी है 2q अपॉन पाई और r, ठीक है d थीटा, तो ये हो गया अपने पास dp। तो dp की वैल्यू ये आ गई, ठीक है dp की वैल्यू, और दिशा की जो बात है वो अपन ने ये कर ली। अब सिंपल अपन समाकलन कर देंगे, तो एक चीज समझ में आई बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत अच्छा सिस्टम है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको फील आ रहा है। अब तक तो आपने पढ़ा है कि माइनस क्यू प्लस क्यू, और यही होता है डायपोल। ये बच्चों डायपोल ये भी नहीं, डायपोल तो आप डायपोल की परिभाषा क्या थी कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति की आवेश यदि एक निश्चित दूरी बना के रख रहे हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ आया बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, लेकिन अब थोड़ा सा ये अलग है, वस्तु एक पॉइंट है, तब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब भी निकालेंगे कैसे उसका मान, तो वो मान ऐसे निकाल देते, तो मान निकालने के लिए अपन को क्यू दे रखा है पूरे में क्वार्टर रिंग में, तो क्यू कितनी रिंग में स्थित है, कितनी लंबाई में स्थित है, पाई आर बटे 2 की लंबाई में, तो एक लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा, तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे इससे, तो 2q अपॉन पाई आर, तो आर डी थीटा जो अल्पांश माना उसमें कितना आवेश हो जाएगा, तो dq बराबर इस लंबाई को गुणा कर देंगे आर डी थीटा के साथ, तो dq ये आ गया। अब छोटा सा dq प्लस का यहाँ से काटा, छोटा सा माइनस dq यहाँ से काटा, तो अपने पास एक छोटा विद्युत द्विध्रुव बन गया माइनस dq से प्लस dq। लेकिन अब अपने बात आ जाएगी इसकी दिशा की, अरे दिशा की तो बात कर ले क्योंकि सदिश है, तो दिशा किधर होती है माइनस dq से प्लस dq की तरफ, माइनस से प्लस की ओर होती है dp, तो dp का परिमाण तो ये आ गया। अब दिशा अपन कैसे निकालेंगे, तो इसकी दिशा इधर आ रही है, तो इससे घटक कर देंगे dp cos थीटा dp sin थीटा। अब अलग अलग अल्पांश लो, इधर वाले लो तो उसकी भी dp sin थीटा इधर आएगा, dp cos थीटा इधर आएगा। अच्छा ये वाला लो तो dp sin थीटा इधर आएगा, dp cos थीटा इधर आएगा। अच्छा ये वाला अल्पांश लो तो dp sin थीटा इधर आएगा, dp cos थीटा इधर आएगा। तो सब एक ही दिशा में है ना, dp sin थीटा dp sin थीटा dp sin थीटा dp cos थीटा dp cos थीटा dp, तो समाकलन करके जोड़ देंगे,
समाकलन क्या कहता है, एक ही दिशा में आने वाले सभी अवयवों को जोड़ दूंगा मैं, तो आप नीचे, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास डी पी आ रहा है, अब इसको जोड़ देंगे। जाने जाने तुझे, ज्यादा नहीं ढूंढना बच्चों, देखो अपन को तो ये ढूंढना है ना। देखो आओ, ओहो dp cos थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी अलोंग द अक्ष या एक्स एक्सिस जो भी आपको लेना है, तो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या आएगा dp cos थीटा, इसका अपन क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। जितने भी dp cos थीटा सबको जोड़ देंगे। तो dp की वैल्यू कितनी है, 2q अपॉन पाई r d थीटा cos थीटा, ठीक है। अब वैल्यू कहां से आ जा रही है इसकी, थीटा की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, 0 से π/2, 0 से π/2। अब बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला है, 2qr अपॉन पाई कॉमन आया, क्या बचेगा, 0 से π/2 cos थीटा d थीटा, ये बचेगा बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दो। cos थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा। तो 2qr अपॉन पाई cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, और कहां से का लिमिट रखेंगे, 0 से π/2। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1 हो गई। इसको निकालो सर, बोलो उच्च लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 1, तो ये जाएगा 2qr अपॉन पाई अलोंग द एक्स, सॉरी px क्यों है, तो px है डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे, px की लगाई। अच्छा ऐसे अब मुझे निकालना है क्या, py, तो py कितना जाएगा, py dp sin थीटा, तो dt की वैल्यू क्या थी, ये थी पूरी, बाहर निकाल लो इसको, तो सेम ऐसे कैसे जाएगा, 2qr अपॉन पाई, और इसका समाकलन करेंगे माइनस cos थीटा और 0 से π/2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे अपन, माइनस को हटाना है तो लिमिट चेंज कर दो, तो ये माइनस हटा दिया, लिमिट चेंज कर दो, तो 0 इधर आ जाएगा, π/2 इधर आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos π/2 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा, 2qr अपॉन पाई, ठीक है। अब कहते हैं बच्चों, चलो अब इसका नेट बताओ। तो देखो इसके px जो होगा वो ये होगा, py किधर होगा, इधर होगा। अब इसका नेट कितना जाएगा, तो इस सिस्टम का नेट p नेट, तो p नेट हो जाएगा रूट px का और उसका प्लस के py का उसका। तो इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आएगा वो वैल्यू कितनी रहेगी। अच्छा ये और ये वैल्यू समान है, तो मान लो समान, यानी ये समान है लैम्बडा, ये वैल्यू समान है लैम्बडा, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर कितना जाएगा, लैम्बडा रूट 2, लैम्बडा रूट 2, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 2 रूट 2 qr अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। समझ आया बच्चों, तो क्या इसका आंसर आ रहा है, वो इसका ये आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ आई आपको। चलो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझना और आगे बढ़ना। अब हम पढ़ना बच्चों क्या, चलो बच्चों अब अपन करेंगे बच्चों किसकी, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान किसमें रखा हो, विद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, है ना बच्चों। तो इसके लिए अपन चौक ले लेते हैं पहले। हाँ बच्चों अब देखो बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसमें रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो वो कैसे बिहेवियर करेगा। तो देखो बच्चों उसके लिए तो मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान, आउट, ये मैंने एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इससे मैंने ई नॉट वेक्टर, ठीक है। तो ई वेक्टर ले लो, तो ये ई वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करा, इस पे मैंने रखने के तरीके हैं बच्चों। देखो मैंने डाइपोल रखा ऐसे,
मैंने इसमें डायपोल रखा ऐसे, एक डायपोल ऐसे रखा, ठीक है। फिर एक डायपोल मैंने रखा इस पे ऐसे, ठीक है बच्चों। फिर एक डायपोल रखा मैंने इसमें ऐसे। तो एक अलग चित्र बना लेता हूँ, एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम अलग बना लेता हूँ। ये ई वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये ई वेक्टर, ठीक है, समान। और इसमें जो डायपोल रखा मैंने, वो डायपोल रखा मैंने ऐसे, समझाया बच्चों। तो डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन प्रकार से मैंने रखा, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या बच्चों, इन पे फोर्स, बल कितना लगा है। बच्चों आपको मालूम है कि जब डायपोल ऐसे है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये तो मालूम है। चलो प्लस क्यू ई इधर, तो फोर्स इधर लगेगा इस पे, इधर कितना क्यू ई, ये बल लगेगा। अच्छा माइनस क्यू इधर बल किधर लगेगा, तो इधर लगेगा बल कितना क्यू ई से, परिमाण समान, दिशा अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो इस पे बल ऐसे लगेगा। अच्छा जब मैंने ऐसे रखा है तो बोलो माइनस क्यू, मतलब माइनस किधर आएगा, माइनस क्यू इधर आएगा, और प्लस क्यू किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें बोलो बल, तो एक समान विद्युत क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर बल किधर लगेगा, तो इस माइनस क्यू के ऊपर बल लगेगा इधर लगेगा क्यू ई, और इस प्लस क्यू की वजह से बल किधर लगेगा, इधर लगेगा क्यू ई। परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत। चलो बच्चों इसमें बोलो माइनस क्यू किधर आएगा, इधर आएगा, प्लस क्यू किधर आएगा, इधर आएगा। तो बल बोलो बच्चों, इसमें बल किधर लगेगा, इधर लगेगा क्यू ई, और इसमें बल किधर लगेगा, इधर लगेगा क्यू ई। परिमाण में क्या है समान, दिशा में क्या है विपरीत। चलो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताया है कि कोई निकाय है, कोई क्या है निकाय, कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत परस्पर दो बल आरोपित हो तो सिस्टम का परिणामी बल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज तो देखो आपको आनी चाहिए। और एक सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो उसका संवेग क्या जाता है, संरक्षित हो जाता है। तो बच्चों ये चीज ज्ञान में आपने खूब पढ़ी है ना बच्चों। चलो तो अब आप बात करो इस सिस्टम की। जब ये वाला सिस्टम इस वाले विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पे दो बल लग रहे हैं, क्यूई परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। तो बच्चों इसका एफ नेट कितना जाएगा, तो बच्चों इसका एफ नेट कितना जाएगा 0, और हाँ इसका एफ नेट कितना जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों समझ आया। चलो इसका बोलो इस सिस्टम पे देखो क्यूई बल लग रहा है, एक बल क्यूई परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। तो इस सिस्टम का भी बोला एफ नेट कितना जाएगा 0, और हाँ अरे इसका बोलो ये भी एक सिस्टम है, बल बोलो क्यूई, दिशा बोलो अलग अलग, और हाँ दिशा में, तो इसका भी एफ नेट कितना जाएगा 0। तो इसका मतलब एक डाइपोल एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसका परिणामी बल हमेशा क्या होगा 0। सुना है बच्चों, जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसका परिणामी बल कितना होता है 0। अच्छा खत्म बात। चलो अब देखो बच्चों एफ नेट 0 है तो टॉर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टॉर्क की, बलागुण। बच्चों इसका बलागुण बताओ, इसका बलागुण कितना है, इसका बलागुण है 0, इसका टॉर्क नेट कितना है 0। अरे ये क्या घूमेगा क्या, अरे कहां से घूमेगा, एक ही लाइन में। अरे दोनों बल किस लाइन में, एक ही लाइन में, तो क्या घूमेगा क्या, नहीं। देखो बच्चों किसी सिस्टम का परिणामी बल 0 हो और वो दोनों बल एक ही दिशा में हो, अलोंग एक ही लाइन में हो, एक दिशा में नहीं एक ही रेखा में हो। दिशा तो अलग अलग, मतलब दिशा तो हो सकती है,
ये दिशा एक है, लेकिन लाइन अलग अलग नहीं है, इसकी लाइन ये, इसकी लाइन ये। इन दोनों में तो दिशा भी अलग अलग, मतलब दिशा अलग अलग है और एक ही रेखा में है। सुना है बच्चों? तो इसका टॉर्क कितना जाएगा? 0। इसका भी टॉर्क कितना जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग बल एक ही दिशा में स्थित है ना बच्चों? और इसमें देखो, इसमें जो बल है QE और इसका बल जो QE है वो रेखा किस में? अलग अलग रेखा पे, ये अलग रेखा पे, ये अलग रेखा पे। तो इस पे बलागुण क्या हो जाएगा? टाउ। तो टाउ से दिखाते हैं, तो टॉ नेट इसमें 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये घूमेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो जब एक जब एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एंगल थीटा पे टिल्टेड हो, ऐसे झुका हुआ हो, तो फिर वो क्या करेगा? घूमने स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब वो एक अनुदिश हो, विद्युत क्षेत्र की रेखा के अनुदिश हो, तब वो घूमेगा नहीं, ना ही वो चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आया बच्चों? तो अब हमको बात करनी है किसकी? इस वाले केस की, टाउ की। समझ में आया बच्चों? अब देखो, तो पहली चीज ये थी, दूसरी चीज टाउ की थी। अब टाउ कब आता है? टाउ आता है जब आपके पास सिस्टम पर यानी टाउ कब आता है ना? जब सिस्टम पर लगने वाले बलों की दिशा विपरीत तथा अलग अलग लाइन के अनुदिश हो, देखो बच्चों, इस वाले सिस्टम में जो बल था QE विपरीत दिशा में था और इनकी लाइन भी क्या है? अलग अलग। ठीक है, इसलिए बलागुण है। चलो, अब ये जो बलागुण आया, इस बलागुण की दिशा किधर होगी? तो बच्चों देखो, ध्यान से समझना, जब एक निकाय है, मान लो एक निकाय है, मैं चलो आपको रिवीजन करा देता हूं, रिवीजन ऑफ 11th क्लास, सिंपल सा। बच्चों एक निकाय है, देखो निकाय है, इस निकाय पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका F नेट कितना हो गया? F नेट 0 हो गया। F नेट कितना हो गया? 0। जब किसी सिस्टम का F नेट 0 होता है तो एक बात श्योर हो जाती है, क्या? कि इस सिस्टम के किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से, जब किसी सिस्टम का F नेट 0 हो जाता है तो एक बात कौन सी बात श्योर होती है? तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के किसी भी बिंदु से निकाला गया बलागुण हमेशा समान होता है। ये याद रखना। क्या याद रखना है? कि जब कोई सिस्टम का F नेट 0 होता है, तो यदि किसी सिस्टम का F नेट 0 होता है तो क्या उसका टाउ नेट 0 होता है क्या उसका टाउ नेट 0 नहीं होता है क्या? तो इसमें तो अपन क्या बोलेंगे? मे भी 0 और मे नॉट भी 0। ये नहीं आया बच्चों? देखो वापस लिखते हैं। जब किसी सिस्टम का F नेट 0 होता है तो उसका बलागुण मे भी 0 और मे नॉट भी 0। तो अपन श्योर नहीं है, बलागुण के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यदि आपसे बोला, कोई किसी ने आपसे बोला कि बताओ इस सिस्टम का F नेट 0 है तो इसका बलागुण एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलोगे चुप रहो ना, मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते जब तक आप उसकी सिचुएशन देख नहीं सकते। ठीक है बच्चों? लेकिन उसने जब आपको ये लाइन बोली कि सिस्टम का F नेट 0 है, तो आप उसको एक बार श्योर कह सकते हो कि देख मेरे लाल, कि इस सिस्टम का जो F नेट 0 है ना, इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम के किसी भी पॉइंट से जब आप बलागुण निकालोगे तो सबका बलागुण क्या आएगा? समान आएगा। ये बात आपकी श्योर हो गई। समझ में आया बच्चों? तो चाहे आप बलागुण यहां से निकालो, इस वाले पॉइंट से निकालो, चाहे आप बलागुण इस वाले पॉइंट से निकालो, चाहे बलागुण इस वाले पॉइंट से निकालो, सबकी वैल्यू क्या आएगी? समान आएगी। ठीक है बच्चों? बलागुण निकालते कैसे? टाउ बराबर
आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है। ठीक है बच्चों, या टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप, यानी आर एफ जिस तल में होता है उसके परपेंडिकुलर एन कैप की दिशा ही होती है, तो ऐसे निकाल दे अपन। अच्छा बच्चों तो यहाँ पे देखो इसका F1 ये रहा और F1 ये रहा, सब परिमाण में समान होंगे तभी तो मिलेंगे ना। तो अब मैं इस पॉइंट के अलोंग लेना चाहता हूँ, इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के अलोंग लूंगा तो R कितना है 0, F1 है, तो इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे फोर्स लगा है तो कितना जाएगा बराबर 0 इसके कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस वाले बल के कारण निकालूंगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई L, परपेंडिकुलर एंगल कितना हो गया 90, तो sin 90 के लिए 1, तो प्लस कितना जाएगा F1 L n के। समझ आया बच्चों? तो अपन को ऐसे निकालना होगा। अच्छा दिशा किधर आएगी इसकी, तो किसी पॉइंट से निकालो परिमाण में समान, दिशा किधर आएगी, दिशा आएगी किधर बच्चों, इसके एक्स सेंटर ऑफ मास से, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के। भाई एक अक्ष की तो देखो बच्चों, जब घूमेगा तो जब कोई चीज घूमती है, जैसे मान लो ये चीज घूम रही है आपकी, तो एक अक्ष निर्धारित होगा, उस अक्ष के अलोंग घूमेगी ये ऐसे। तो जब एक सिस्टम है और इस सिस्टम का एफ नेट 0 है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इस सिस्टम किधर घूमेगा, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश घूमेगा। अब लेकिन सेंटर ऑफ मास से मतलब एक बिंदु, तो एक बिंदु से कितनी रेखा गुजरती है, अनंत रेखा गुजरती है। कितनी रेखा, अनंत रेखा। तो इस सेंटर ऑफ मास, मान लो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले रेखा कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत रेखा होंगी। कितनी रेखा होंगी, अनंत। तो अपन को कौन सी रेखा लेनी है, अपन को वो वाली रेखा लेनी है जो R और F के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। R और F के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सुना है बच्चों? या अपन को क्या लेनी है कि जिस अक्ष में घूमे ना उसके समानांतर। ठीक है बच्चों, यानी ये जैसे मान लो ये है, अब ये कैसे घूमेगा, ऐसे इस प्रकार घूमेगा। अब इसमें अपन को क्या लेना है, समांतर। यदि ये ऐसे घुमा तो इसका जो लाइन लेंगे वो कौन सी लेंगे, इसके अंदर की तरफ थंब, तो थंब निर्धारित करेगा आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चों, या आपको ये पूछा जाएगा कि अब ये कौन सा लेना है, तो आपको लेना है कि R और F जिस तल में है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, तो अब आपको क्या करना है, R क्रॉस F, R क्रॉस F। पहले विस्थापन लेना फिर बल लेना, पहले विस्थापन लेना और फिर क्या लेना, बल। ठीक है बच्चों, जब जिस दिशा में वो घूम रहा है ना उस दिशा के अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, यानी ये ऐसे अब आपको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। यदि कोई चीज आपको ऐसे घूम रही है ऐसे, तो आपको ऐसे घूम रही है तो वो अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो, तो ये अपना एक रिवीजन था 11 का, और अपन बात करेंगे तो बच्चों दिशा लेने में कंफ्यूज मत होना, समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लेना हो ना कॉल करके। चलो बच्चों, अब लिया मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, और ये इसमें अपने पास डायपोल था, ये ना, और इसकी सेपरेशन दूरी मैंने कितने ली, 2L ली थी, 2L। ठीक है बच्चों, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर कितना, QE, और इस पे फोर्स कितना लगेगा इधर कितना, QE। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा मुझे इसका क्या निकालना है, अच्छा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल अपने ले लिया थीटा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टाउ। तो टाउ मैं इस पॉइंट से ले लूं, इस पॉइंट से ले लूं या इस पॉइंट से ले लूं, किसी पॉइंट से ले लूं, समान होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम का एफ नेट है 0, तो किसी पॉइंट से ले लो, मान लो इस पॉइंट से ले लो। ठीक है, इस पॉइंट से ले लो, तो इस पॉइंट से फोर्स, तो फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी लेंगे अपन को बच्चों हमेशा ना। तो देखो ये लेंथ कितनी है L, और ये लेंथ कितनी है L, तो ये F यानी ये वाला फोर्स की
इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई? तो परपेंडिकुलर दूरी हो गई ये L sin थीटा। परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई? L sin थीटा। सुना है बच्चों? तो कितना हो जाएगा? तो टाउ इज इक्वल टू इस वाले एम्पलीट्यूड की वजह से कितना जाएगा? QE L sin थीटा, QE L sin थीटा इस वाले फोर्स की वजह से। अच्छा, इस वाले फोर्स की वजह से तो बला को निकालना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये L, तो ये भी कितना जाएगा? L sin थीटा। ठीक है, तो कितना जाएगा? QE और इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी प्लस के QE L sin थीटा। समझ में बच्चों? तो किसी पॉइंट से निकाल, अच्छा इस वाले पॉइंट से निकाल लो तो ये तो जुड़ जाएगा, तो इसकी वजह से 2L, तो वो सेम कानून है। तो ये कितना जाएगा? 2QE L sin थीटा। अब बताओ बच्चों, बताओ 2QL मिल गया जाएगा PE sin थीटा। ये हो जाएगा बच्चों। अब आपको देखो टाउ बराबर PE sin थीटा आ गया, ये तो परिमाण आ गया। अब मुझे चाहिए दिशा। क्या चाहिए? दिशा। दिशा किधर होगी? जिस तल में ये घूम रहा है उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत तल में। तो बच्चों देखो PE यानी जब ये घूम रहा है तो आप देखो इधर और ये इधर ऐसे घूम रहा है ये। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो अपने राइट हैंड को उसी दिशा में लेके जाओ, तो थंब किधर है? अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अंदर की तरफ आएगा, तो टाउ की दिशा किधर जाएगी? अंदर की तरफ। अब बच्चों देखो यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक बार ध्यान से समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चों। पहले अपने पास डायपोल ऐसे रखा था, अब मैं इस डायपोल को ऐसे लेके गया, ऐसे, यानी तो डायपोल इधर आ गया, एंगल थीटा इधर। तो थीटा जब मैं ऐसे आऊं, थीटा, तो थीटा अपन घुमा इसको ऐसे रहे, शुरू में अपन ऐसे, तो थीटा के विपरीत दिशा में बच्चों टाउ की जो दिशा होती है ना, टाउ की दिशा थीटा के विपरीत दिशा में होती है, थीटा के विपरीत दिशा में होती है। ये लाइन में आप याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। माइनस का इफेक्ट यहीं से आया। टाउ की दिशा थीटा की किधर होती है? विपरीत दिशा में होती है। यदि आपको थीटा की दिशा मालूम है तो ये माइनस लगा दो, तो टाउ इक्वल टू माइनस के PE sin थीटा। समझ आया बच्चों? लेकिन अब देखो अपन को ये मालूम चल गया कि थीटा ऐसे घूम रहा है तो टाउ अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे किसकी? P और E की टर्मिनोलॉजी में। मान लो आपको P दे दिया, E, इसकी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो PE किधर था अपने पास? PE ये रहा, E किधर है? ये रहा। तो बच्चों अपन PE करेंगे तो P क्रॉस E करेंगे, तो हम किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो ये भी बात बन गई अपनी। तो चाहे मैं इसको टाउ इक्वल टू लिखूं माइनस के PE sin थीटा तो चलेगा, ठीक है, या मैं इसको लिखूं टाउ इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, तो भी चलेगा। समझ में बच्चों? तो ये चलने की सिस्टम समझ में टाउ, तो ये टाउ हमने निकाल लिया, P क्रॉस E या टाउ बराबर माइनस के PE sin थीटा। आर यू रेडी माय पॉइंट बच्चों? चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों स्टेबल और अनस्टेबल की। स्टेबल और अनस्टेबल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अब बात करेंगे बच्चों अपन क्या? स्टेबल और अनस्टेबल। कब टाउ स्टेबल होता है, मतलब कब डायपोल स्टेबल होता है और कब डायपोल अनस्टेबल होता है। देखो बच्चों, अच्छा देखो एक डायपोल था जो पहले यहां पे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, मैंने इसको ब्लू चौक से दिखा दिया, यानी ये ऐसे पहले डायपोल की पोजीशन ये थी। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आया, मैं कौन लेके आया? मैं इसको यहां ले आया इस पोजीशन में। ठीक है, अब बताना है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। और दूसरा देखो इसी प्रकार जान जान ढूंढ दीवाना, मैंने इसको लिया इस प्रकार ऐसे। ये पहले मैंने एक डायपोल ऐसे रखा हुआ था, अब मैं इसको कैसे ले आया? ऐसे।
मैंने इसको कैसे कर दिया, ऐसे। तो बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? थीटा पे जाके मैंने करा, तो इसको भी मैं कर रहा हूं यहाँ पे, इसको भी मैंने किया। ये सब एक्सटर्नल एजेंट ने कर रहा है, ये सब कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, दोनों चीज। अब बच्चों बताओ कि सबसे पहले जब ये 11 का हुआ था तो किसमें था, ये था इक्विलिब्रियम, तो संतुलन की स्थिति में था। और जब ये यहाँ पे था तब भी किसमें था, संतुलन की स्थिति में। क्यों? क्योंकि इसके बल फोर्स इधर क्यू ही लग रहा है और इधर क्यू ही लग रहा है। और जब ये ऐसे था इस पे क्यू इधर लग रहा है, इस पे क्यू इधर लग रहा है, तो परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, तो ये इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में। क्यों? क्योंकि इसका एक परिणामी संतुलन है। अब जब संतुलन की अवस्था में होता है तो उसके बाद बच्चों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा क्या करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, और फिर डिस्प्लेसमेंट करके हल्का सा छोड़ दो, और यदि वो वापस से अपनी अवस्था में आ गया पुनः, तो वो कहलाता है स्टेबल, और यदि वो वापस से पुनः अपनी अवस्था में नहीं आया तो वो कहलाता है अनस्टेबल। तो इसी समय स्टेबल अनस्टेबल को बताया। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको हल्का से ऐसे किया तो यहाँ पे ये माइनस के क्यू और ये कितना है, प्लस के क्यू, इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। तो अब बच्चों देखो ये ऐसे घूम गया अगेन, तो मैंने इसको जिस दिशा में लेके गया, जिस दिशा में विपरीत लेके गया उसी दिशा में आ गया वापस से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, और इस पे देखो ये क्या है अपने पास, ये है दिशा, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गए प्लस क्यू, ये हो गए माइनस क्यू। तो इस समय इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तब ये ऐसे आ गया। यानी अब बच्चों देखो क्या है कि जब मैंने इसको विस्थापित किया हल्का सा, तो ये ऑटोमेटिक पूरा विस्थापित हो गया, उस अवस्था में नहीं आया। तो इस वाली सिचुएशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आई, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, चलो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि एसएचएम जो करेगा वो कौन करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब अपन किसी चीज को, ये कोई माध्यावस्था में है और इसको मैंने हल्का सा विस्थापित किया ऐसे और छोड़ा, तो बच्चों ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। समझ आया बच्चों? तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, हल्का से विस्थापित किया, ज्यादा एंगल से नहीं करना, हल्के से एंगल से विस्थापित करना है। तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का मुझे क्या क्या निकालना है, इसका आवर्तकाल निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चों, इसका आवर्तकाल निकालना है। तो वो अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी सी देर, थोड़ा सा क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर वापस से कम्स टू द पॉइंट। तो बच्चों अपन पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसे अपन टाइम पीरियड निकालना होता है। तो देखो बच्चों, मान लो अपने पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसमें आपको एक डायपोल रखा हुआ है, फ्री वेक्टर ऐसे। कि पहले ये डायपोल जो था वो कहां पे था, पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ था। अब मैंने इसको कितने विस्थापित कर दिया, थीटा से विस्थापित करा। कितने से विस्थापित किया, थीटा से, और थीटा से विस्थापित करके क्या करते, इसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इसका आवर्तकाल बताओ। तो अभी बच्चों ये देखो ऐसे ढूंढ क्या करेगा, एसएचएम करेगा, इसका आवर्तकाल निकालना है। तो बच्चों एसएचएम के लिए हमेशा थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, यानी अल्पांश से विस्थापित करना है बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो चलो जब बच्चों तो बोलो, जब मैंने इसको यहाँ किया तो बच्चों ये कौन सी मोशन करेगा, ये जो एसएचएम करेगा वो कैसी करेगी, रोटेशनल करेगा कि ट्रांसलेशन करेगा, रोटेशनल करेगा बच्चों, ट्रांसलेशन तो नहीं करेगा। तो बच्चों तो ट्रांसलेशन मोशन जब होती है, यानी एक सीधी रेखा के अनुदिश ऐसे, एसएचएम जब ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे सीधा ट्रांसलेशन मोशन होती है,
तो उसका जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k, ये होता है इसके लिए जब f इज इक्वल टू माइनस के kx लगा, जहां के ये वाला के आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जब आपके पास टाइम पीरियड कौन से वाले एसएचएम का पूछा गया है, रोटेशनल वाले का एसएचएम का पूछा गया है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा t 2 पाई रूट m की जगह जाएगा I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़ का गुण बटे k, तो ये जाता है। और यहाँ पे f की जगह टा हो जाएगा माइनस के x की जगह थीटा जाएगा। तो ये रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा बच्चों आपने ये चीजें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चों को ये चीजें नहीं मालूम वो इसको अच्छे से वो समझ ले बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो आपका ये वाला जो एसएचएम है वो कैसा, तो एसएचएम है रोटेशनल। कैसा एसएचएम है, रोटेशनल। तो अब मुझे अगर टाइम पीरियड निकालना तो ये वाले सूत्र यूज में लेने पड़ेंगे। अच्छा, स्प्रिंग वाला जो था वो कैसा था, ऐसा। अच्छा, अभी अपन ने जो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में जो टाइम पीरियड पढ़ा अपन ने एसएचएम का लेक्चर नंबर 3-4 में, तो वो भी कैसा था, ट्रांसलेशन, यानी देखिए। ठीक है बच्चों, इस टाइप के। लेकिन अब अपन बात करना है ये वाला। तो बच्चों इस वाले में देखो अपने पास क्या करना है, जब थीटा किधर था, इधर विस्थापित मैंने इधर किया इसको, और बलागुण किधर लगेगा, इधर विपरीत दिशा में। तो बोला बलागुण का सूत्र क्या था अपने, माइनस के पीई साइन थीटा, यही था मेरे लालो, मेरे बच्चों सुन रहे हैं ना। और ये माइनस क्यों, थीटा की विपरीत दिशा में ना, तो माइनस लगा दिया। अब थीटा कैसा है, बहुत छोटा, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं थीटा रख सकता हूं। तो ताऊ इज इक्वल टू जाएगा मेरे बच्चों माइनस के पीई थीटा, ये जाएगा ताऊ इज इक्वल टू माइनस के पीई थीटा। तो बच्चों ताऊ, अब देखो इसकी तुलना किससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, पीई, के की वैल्यू कितनी आ गई, पीई। अब मुझे आई यानी जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है मुझे, आई जड़त्व आघूर्ण भी मुझे क्या निकालना है। तो बच्चों जब मुझे जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो उसको कैसे करूंगा मैं, तो देखो दो, अब देखो ये जो डाइपोल है बच्चों, तो ध्यान से समझना जड़त्व आघूर्ण कैसे। तो डाइपोल एक्चुअली है क्या, एक मास एम ये ना और एक मास एम ये ना, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। ठीक है, यही था बच्चों। अब ध्यान से समझना इनके बीच की जो दूरी है, क्या ध्यान से समझना मुझे, आप भी गुरुजी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हाँ, अब देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, जो भी कुछ मान है। चलो अब मुझे इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए पहले आप ये चीज चेक करो कि क्या इस पे परिणामी बल शून्य, क्या, हाँ बिल्कुल है। तो अपन कहां से लेना है, इसके सेंटर से, इसके कहां से लेना है, सेंटर द्रव्यमान केंद्र से। तो ये दूरी बोलो कितनी है, r/2, और ये दूरी भी कितनी है, r/2। तो अब दो कण है अलग अलग, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा। कई बच्चे इसका जड़त्व आघूर्ण ml²/4 रोड से लिख देते हैं, ml²/2 रोड नहीं है बच्चों, ये तो केवल कण है, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा। तो दो कणों का जड़त्व आघूर्ण लिखना है मुझे। तो दो कणों का जड़त्व आघूर्ण कैसे लिखना है, जबकि ये दो कण का निकाय पर बाह्य बल कैसा है, अनुपस्थित है। तो सेंट्रल मास से लिखना है। तो यहां से वो यानी सेंट्रल मास में क्या है, इसके एक्सिस से लेना है। तो यही तो एक्सिस है इसका, रोटेशनल घूर्णन अक्ष। तो इसका घूर्णन अक्ष बच्चों, इसका घूर्णन अक्ष ये तो है। तो घूर्णन अक्ष को लेकर अपन जड़त्व आघूर्ण, तो बोलो ये दूरी कितनी है, r/2 और m। तो I इक्वल टू क्या जाएगा, m r²। तो r² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो mr²/4 हो जाएगा। समझ आया बच्चों। तो इसका ऐसे इसका निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, प्लस के mr²/4। तो कितना जाएगा जड़त्व आघूर्ण, I इक्वल टू 2mr²/4। अरे बच्चों जड़त्व आघूर्ण निकालना आता है ना, घूर्णन अक्ष से किसी द्रव्यमान की लंबवत दूरी और उस द्रव्यमान को उससे बढ़ करके। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू कितना जाएगा, 2mr²/4, 2 से 2 काट गया तो mr²/2। समझ आया इसका जड़त्व आघूर्ण कैसा है। तो डाइपोल का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, mr²/2। अब ये mr²/2 तो रोड का जैसे यार है, आगे तो आगे, ये तो अपनी किस्मत है, आगे। समझ आया बच्चों।
तो आई पता है थीटा, देखो तो क्या निकालेंगे टाइम पीरियड, तो सूत्र लगा देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू पी रख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। समझ आया बच्चों, आगे का बच्चों। चलो तो अब ऐसे अपने को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। चलो अब बात करेंगे बच्चों अपन कार्य, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में डायपोल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो पहले डायपोल ये था, एक डायपोल की पहली पोजीशन ये एक ही डायपोल एक ही है बच्चों। फिर इस डायपोल की दूसरी पोजीशन ये, इस डायपोल को मैं यहाँ ले आया, तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना मैंने कार्य किया वो निकालना है मुझे। समझ आया बच्चों, तो पहले अपन सूत्र बनाए लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, पंछी बनूं उड़ता फिरूं नील गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। बच्चों देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक समान, ठीक है, और डायपोल था जिसको पहले ये यहाँ पे रखा था θ1 डायपोल, ठीक है। अब इस डायपोल को मैं किधर ले गया, परपेंडिकुलर, और इस डायपोल को नहीं आ गया, ये ले गया, ठीक है। कितने एंगल यहाँ से θ2, अब डायपोल को यहाँ ले गया, पहली पोजीशन यहाँ थी, अब दूसरी। तो डायपोल को θ1 से θ2 तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य कितना होगा वो अपन को निकालना है मेरे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो बच्चों कार्य, तो बच्चों अभी अपन ने लिखा था u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू w वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो पहले तो बच्चों अपन धड़ल्ले से ये वाला सूत्र लगा देते इनटू dx वेक्टर, ये लगा देते बच्चों। ये किसके लिए है, ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ये है ट्रांसलेशन मोशन, यानी जब गति कैसी हो एक रेखा के अनुदिश, ठीक है बच्चों। लेकिन अब गति कैसी है, घूर्णन गति। अब कैसी गति में ला लो, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के लिए वो लोग क्या लगाएंगे, u इनिशियल माइनस v फाइनल, f की जगह जाएगा टाउ और इसकी जगह आ जाएगा थीटा, टाउ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर, तो ये हो जाएगा u इनिशियल u फाइनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। अब बच्चों मुझे u इनिशियल माइनस u फाइनल लिखना है, टाउ बोलो। अब बच्चों बोलो, अब मुझे इसका कार्य निकालना है। तो बच्चों ध्यान से समझना मैं इसको कैसे करूंगा। पहले ये ऐसे था, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इसका क्या है रेफरेंस पॉइंट। तो पहले आपके पास p θ1 पे ये रहा, ठीक है। फिर आपके पास p θ2 ये चला गया, ये हो गया अपने पास θ2, ठीक है बच्चों। अब मुझे कार्य निकालना है, तो बच्चों कार्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बच्चों बोलो डायपोल कितने हो गए, एक दो डायपोल हो गए, कितने डायपोल हो गए, दो की एक। अरे बच्चों एक ही डायपोल है, डायपोल एक ही है, डायपोल तो एक ही है, मैं उसको लोकेशन फिक्स करो। पहले इस डायपोल को θ1 पे रखा, फिर इस डायपोल को θ2 पे रखा। तो θ1 से θ2 तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ा, तो उसके लिए अब मैं कैसे निकालूंगा, मैंने क्या करा, इसी डायपोल की पोजीशन ले ली θ पे जाके, यहाँ पे मैंने ले ली इसकी θ पे जाके d θ का हल्का सा विस्थापन किया। अब बच्चे वो कंफ्यूज, अरे गुरुजी अब बोल्ड हो गए हम, तो इसको देखो समझना है, कैसे समझना है अच्छे से मैं ये कर देता हूँ। पहले आपके पास डायपोल की पोजीशन ये थी, फिर आपके पास डायपोल की पोजीशन ये आ गई, ठीक है। अब मुझे यहां से लेके यहां तक कार्य करना है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, जो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से थीटा पे जाके, कहां पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा का विस्थापन करूंगा। कितना विस्थापन करूंगा, डी थीटा का। ये समझ आया बच्चों, यानी मैं डायपोल को, अब डायपोल को कहां से कहां लेके जा रहा हूं, थीटा से थीटा पे जाके डी थीटा विस्थापित किया। तो थीटा से जाके डी थीटा विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ा, तो अब उसके लिए देखो अपन ये इंटीग्रेशन डालेंगे। तो W बराबर इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, ऐसे करना पड़ेगा। अब जो डी थीटा विस्थापन कितना किया, ऐसे
है ना। तो डी थीटा विस्थापित ऐसे किया तो टाउ किधर लगेगा, ऐसे। देखो तो डी थीटा किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो टाउ किधर है, क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हुआ। तो जब इसको अपन डॉट को खोलेंगे तो W बराबर कितना जाएगा, टाउ डी थीटा cos 180। cos 180 दिख रहा है बच्चों ये आपको अच्छे से, ठीक है। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों, -1, कितनी होगी, -1, तो हो जाएगी -के टाउ डी थीटा। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बच्चों मैं कार्य निकाल रहा हूं, फिर कार्य से फिर मैं UI UF निकाल रहा हूं। बच्चों पहले कार्य होता है, समाकलन क्यों है, पहले समाकलन आया है, फिर समाकलन से फिर बाद में अपने UI UF को डिटरमाइन किया था। तो पहले मैं कार्य निकाल रहा हूं, फिर मैं तुलना करके UI UF निकालूंगा, ठीक है बच्चों। तो टाउ तो समझ आया ना मैंने क्या करा, थीटा पे जाके डी थीटा विस्थापित किया, तो डी थीटा विस्थापित करने में छोटा सा कार्य हुआ DW, वो छोटा सा कार्य कितना है, ये रहा। अब इस छोटे से कार्य का क्या कर लिया, समाकलन कर दिया पूरा, तो पूरा कार्य जाएगा θ1 से θ2, इसका समाकलन होगा θ1 से θ2। आगे कर दिया माइट बच्चों। तो देखो अब समझ में आ गया ना, आपको दिक्कत है क्या, अब इसको बता देता हूं। तो बच्चों देखो कि इस यहाँ θ1 से θ2 तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य करना जाएगा -θ1 से θ2, और टाउ की वैल्यू कितनी आई थी, टाउ की वैल्यू PE sin थीटा, यही आई थी, PE sin थीटा और d थीटा। समझ आया बच्चों, आर रेडी माय पॉइंट बच्चों। चलो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू -PE बाहर आ जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -sin माइनस cos थीटा, θ1 से θ2, ठीक है बच्चों। अब u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, बोलो बच्चों ये कितना जाएगा बच्चों, माइनस को जब अपन खत्म करते हैं तो लिमिट क्या रहती है, इंटरचेंज रहती है, लिमिट क्या रहती है, इंटरचेंज। तो θ1 ऊपर जाएगा, θ2 नीचे जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब माइनस के PE लोअर लिमिट हायर लिमिट, तो cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है बच्चों। अब माइनस से गुणा कर देंगे तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो PE cos θ2, ठीक है बच्चों, माइनस PE cos θ1। तो अब बच्चों देखो ये बच्चों देखो मैंने आपसे एक चीज और बोली है कि जब भी आपको स्थिति ऊर्जा निकालनी होती है तो किसी एक पॉइंट पे आपको क्या माननी पड़ती है, जीरो माननी पड़ती है, तब जाके आप दूसरे पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा बता सकते हो। यदि आप किसी पॉइंट पे जीरो नहीं मानोगे तो हमेशा आपके पास स्थिति ऊर्जा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, आप हमेशा उसका विभवांतर ही निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल पाओगे। समझ में आया बच्चों। यदि आपको किसी वापस सुनना बच्चों, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारंबार सुनना। क्या कह रहा हूं मेरे लालो, सुनो ध्यान से। यदि आपको किसी निकाय की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो आपको उस निकाय के किसी एक दूसरे पॉइंट पे जीरो स्थिति ऊर्जा माननी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं मानते हो तो पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा आप कभी नहीं निकाल सकते, आप हमेशा उसका डिफरेंस ही निकाल सकते हो। तो बच्चों देखो ये क्या है, ui माइनस uf क्या है, डिफरेंस का है। यानी अब आप कोई बोलेगा कि बताओ इस पॉइंट की या ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, कोई आपसे बोले बताओ इस निकाय की इस पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो चुप रह लो, आपको मालूम नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आपको अभी आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे किस पॉइंट पे जीरो मानना है। जिस पॉइंट पे जीरो मानना है उसके कोरस्पॉन्डिंग भी अपन वन की देखेंगे, जीरो से लाएंगे ना, जीरो से। अरे बच्चों जब अपन जीरो से कार्य करेंगे कि जीरो से मैंने इतना कार्य किया, तभी तो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे कितना कार्य किया। समझ आया बच्चों। जैसे मैंने आज पढ़ाना स्टार्ट किया जीरो से, ठीक है बच्चों। अब जीरो से पढ़ाते मैं एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो मैंने कितना कार्य करा अब पता लग जाएगा। कोई बोलेगा बताओ गगन सर की स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कितनी एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है, जितनी 10 जूल। अब ये कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने जीरो से कार्य किया। यदि मान लो मैं जीरो से कार्य नहीं करता, किसी दूसरे कार्य से करता और जो पता ही नहीं कहां से स्टार्ट किया, जीरो की जगह कोई यूनिट पता ही नहीं, तो कैसे नहीं निकाल पाते ना।
तो इसीलिए बच्चों यदि मुझे किसी पर्टिकुलर निकाय की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे उसको एक किसी न किसी पॉइंट पे जीरो मानना पड़ेगा और जीरो से उस पॉइंट पे कितना कार्य करवाना है तो वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो डिफरेंस है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉइंट पे ये तो कार्य हो गया, यानी इस बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो कितना कार्य करना पड़ा, Pe cos θ2 माइनस Pe cos θ1। दिस इज द आंसर। समझ में आया मतलब कार्य का। अब मुझे निकालना है कि पर एक पॉइंट पे कितनी स्थिति ऊर्जा होगी और दूसरे वाले पॉइंट पे कितनी स्थिति ऊर्जा होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मानना है अपन को, जीरो। बच्चों अब आप मुझे बता दो कि जो ये Pe cos θ2, तो बोलो cos θ2 की कौन सी वैल्यू के लिए cos की वैल्यू जीरो आती है, बोलो बच्चों बोलो। cos में कौन सा एंगल बैठाओ कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो 90। अरे बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है ना, तो 90। तो इसका मतलब यदि मैं इस θ2 को, ये जो θ2 है ना, ये जो θ2 दो पॉइंट पे, अब मैंने माना θ2 = 90। मैंने क्या माना, θ2 = 90। मैंने क्या माना मेरे बच्चों, मैंने माना θ2 = 90। जब थीटा की 90 मानी मैंने, तब बच्चों Pe cos θ2, Pe cos θ की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। कितनी रहेगी, जीरो। अब इसका मतलब जब Pe cos θ2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, ui माइनस ul। अच्छा बच्चों Pe cos θ2 की वैल्यू जीरो होगी तो इस वाले पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा कितनी रहेगी, जीरो। यानी अब मैंने क्या करा कि इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जब 90 यानी ये, जब डायपोल को मैं यहां लिया है ऐसे परपेंडिकुलर, किसके, ई के, जब मैं डायपोल को ई के परपेंडिकुलर लिया है तो उस समय स्थिति ऊर्जा मैंने क्या मानी, जीरो। क्या मानी मैंने, जीरो। और अब मुझे निकालनी है 1 की, किसकी निकालनी है, 1 की। तो अब 1 की किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, जीरो के रेस्पेक्ट में। तो 1 को जीरो तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य 1 पे क्या हो जाएगा, संचित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो ध्यान से समझो वापिस से। अब मैंने क्या करा, इस डायपोल को ई के लंबवत लिया है और मैंने देखा कि लंबवत पे स्थिति ऊर्जा कितनी रहती है, जीरो हो जाती है। कितनी रहती है, जीरो। अब इसको डायपोल को यहां से और वापिस से कहां लेके गया, एक तक। कहां पे लेके गया, एक तक। तो यहां से एक तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस पॉइंट की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। समझ में आया बच्चों, तो देखो, तो u जीरो। अब बच्चों मुझे तो 1 से लेके 2 तक लेके जाना है या 2 से लेके 1 तक, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर लो। तो मान लो मुझे 1 से लेके कहां के लेके जाना है, परपेंडिकुलर तक। तो ये इनिशियल हो गया, तो u इनिशियल, ये u इनिशियल हो गया ना बच्चों, माइनस u फाइनल इक्वल टू क्या लिखोगे आप, u इनिशियल माइनस u फाइनल, और को Pe cos θ2 की वैल्यू कितनी है, 90 पे लेके गए ना इसको, माइनस Pe cos θ1। तो बच्चों बोलो u इनिशियल माइनस u फाइनल कितना हो गया, जीरो। ये कितना हो गया, जीरो, माइनस के Pe cos θ1। तो u इनिशियल कितना है, माइनस के Pe cos θ1। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलो स्थिति ऊर्जा कितनी आ गई, माइनस के Pe cos θ1, एंगल θ1 पे। अब ये कब दिए अपन ने, जब अपन ने यहाँ पे 90 माना। यानी मैंने क्या माना कि मैंने ये माना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में द डायपोल परपेंडिकुलर है ई के, तब स्थिति ऊर्जा जीरो हो जाएगी। अब जब मैं यहां से इस डायपोल को एक एंगल रेफरेंस के θ1 तक ऐसे लेके गया तो इस पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा हो जाएगी इसकी माइनस के Pe। इधर से लेके गया तो प्लस की हो जाएगी और इधर से लेके आया तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस, क्योंकि इधर से लेके जाऊंगा तो ये खुद काम करेगा, संरक्षी बल तो प्लस होगा, इधर से लेके जाऊंगा तो एक्सटर्नल एजेंट कार्य करेगा। तो माइनस के Pe cos θ। समझ में डालो, ये चीज समझ आ गई आपके
ओके, अब इस समय देखो माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि अपन इस वाले केस में माइनस क्यों आया, क्योंकि अपन ऐसे लेके जा रहे हैं थीटा के विपरीत दिशा में, ऐसे लेके जा रहे हैं ना अपन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यूं, तो टाउ किधर आ जाएगा, इधर। समझ आया बच्चों? तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चीज, तो इसको ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो बच्चों, कोई आपसे बोले तो यहाँ पे u इनिशियल माइनस u फाइनल करना है, ये चीज है। चलो, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, मतलब इसकी स्थिति ऊर्जा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे u इक्वल टू माइनस के पी ई कोस थीटा, ये हो जाएगी माइनस के पी ई कोस थीटा। जब अपन ऐसे लेके जा रहे हैं ना, ऐसे लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे पर लेके जाएंगे तो माइनस के पी ई कोस थीटा। अब इसको अपन डॉट प्रोडक्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस के पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस के पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब तो ये चीज समझ आ गई बच्चों अपने। चलो अब यहां पे बोलो, यहां पे अब बच्चों देखो मैंने इसको, अब मुझे निकालना है मैक्सिमम मिनिमम का केस। बच्चों देखो ये आपके पास इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस दिशा में। बच्चों एक पॉइंट मैंने लिया P इस साइड, पहला एक पोजीशन ली P की मैंने इस साइड, दूसरी ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, और एक P की मैंने ली इस दिशा में, तीसरी पोजीशन। तो तीन पोजीशन में मुझे क्या निकालनी, एनर्जी निकालनी। क्या निकालनी है मुझे, एनर्जी। बोलो जब ये पॉइंट P इधर आएगा तो एनर्जी कितनी जाएगी, जीरो। कितनी जाएगी, जीरो। एनर्जी जीरो ना, परपेंडिकुलर है। अच्छा अलोंग द ई, इसी दिशा में यहां पे अलोंग द ई, जब अलोंग द ई आएगी तो इसको लिखेंगे माइनस के पी ई कोस जीरो, माइनस के पी ई कोस जीरो। कोस जीरो वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस के पी, तो कोस जीरो वैल्यू कितनी है, 1, तो ये जाएगा माइनस के पी। तो यहाँ पे बोलो स्थिति ऊर्जा कितनी जाएगी, माइनस के पी, ठीक है बच्चों। अच्छा इस वाले केस में इधर बोलो, यहाँ पे, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा कितनी जाएगी, तीसरे पॉइंट पे। तो ये देखो P इधर है, E इधर है, तो cos 180, तो cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा कितनी जाएगी इसकी, PE प्लस के। तो बच्चों अब बोलो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल होता है, इसमें क्या लगा है, डाइपोल। तो वो डाइपोल जब इधर होगा तब स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम होगी, जब वो इधर होगा तो जीरो होगी, और जब वो इधर होगा तो क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो बच्चों अब बताओ जब अपन डाइपोल को हमेशा देखो बच्चों, कोई भी चीज है तो वो कहां से कहां फ्लो करती है, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। कोई भी वस्तु जो होती है वो कहां फ्लो करती है, कोई भी आवेश है जो कहां फ्लो करता है, कहां से कहां तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये मैक्सिमम था जब अपने आवेश को यहां से हल्का से इधर विस्थापित किया, तो जब ये वापस आया क्या, नहीं ये ऐसे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन जब मान लो ये पहले इधर रखा था लोअर पोटेंशियल पे, जब मैंने इसको ऐसे मूव किया तो ये वापस से इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि लोअर पोटेंशियल पे आना है इसको। समझ में आया बच्चों? तो ये हायर पोटेंशियल का लोअर पोटेंशियल की तरफ कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। ये सब चीजें आपको समझ में आई, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई, ठीक है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके, अब अपन को करना है क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन अपन करते हैं बच्चों। बच्चों देखो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपसे, आप बताना कितना क्या होगा, है ना बच्चों। देखो जाने जा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था एक समान, ठीक है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ आपके पास सेंटर है, ये रेफरेंस है, रेफरेंस से डाइपोल को कितना ले गए अपन, 53 डिग्री। कितने ले गए, 53 डिग्री, ठीक है। और 53 डिग्री ले गए इसको, ठीक है। और 53 से अपन ने क्या किया, इसको रिलीज किया। 53 से मैं इसको लेके आ रहा हूं यहाँ पे
37 तक, कहाँ तक लेके आ रहे हैं 37 डिग्री तक यहाँ तक। तो इस वाले डायपोल को यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य बताओ, यानी 1 से 2 तक ले जाने में किया गया कार्य। समझ में बच्चों? तो कार्य कैसे निकालेंगे? तो इस वाले पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा निकालो। तो 1 से 2 तक लेके गए ना, तो 1 से 2 तक तो u इनिशियल कितना है 1 माइनस u2 सेकंड, अरे ये करोगे ना u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कार्य w आ जाएगा इसके ऊपर। तो w इज इक्वल टू u1। तो इस वाले पॉइंट पे बोलो स्थिति ऊर्जा कितनी थी माइनस के pe cos कितनी में मिला लो, ये है अपने पास 53 और माइनस के pe cos 53, ये होगी ना बच्चों इस वाले पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा। और इस वाले पॉइंट पे बोलो स्थिति ऊर्जा कितनी रहेगी, तो इस वाले पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा रहेगी कितनी माइनस के pe cos 37 स्थिति ऊर्जा इस वाले पॉइंट पे। अब क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो u इनिशियल की वैल्यू कितनी है माइनस के pe cos 53 फिर माइनस, अब u फाइनल भी माइनस तो माइनस प्लस pe cos 37। अब तो देखो w इज इक्वल टू माइनस के pe cos 53 की वैल्यू कितनी है मेरे लालो 3/5 प्लस pe cos 37 की वैल्यू कितनी है 4/5। अब बच्चों देखो w बराबर 5 तो क्या है एलसीएम, pe भी क्या है एलसीएम, 4 में से 3 गए तो 1, तो w बराबर कितना आया pe/5, w बराबर कितना आया pe/5। बच्चों कार्य कैसा है ग्राफ में, इसका मतलब कार्य कौन कर रहा है सबमर्सिबल के एक्सटर्नल एजेंट सबमर्सिबल कार्य कर रहा है। क्यों, तो देख लो ना आप बच्चों, आपके पास यहां से था तो हायर एनर्जी यहाँ पे होती है मैक्सिमम, लोअर एनर्जी यहाँ होती है मिनिमम। तो हमेशा सिस्टम कहां से कहां लेके जाएगा आवेश को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये खुद ही कार्य करवा रहा है सिस्टम, तो इसलिए प्लस आया, कितना आया pe/5। तो ये चीज समझ आए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, समझ आए, माइनस प्लस का ऐसा झंझट नहीं करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको एक टफ लग रहा है ना, तो इसका मतलब आप ये मान लेना अभी आगे और टफ क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको क्या लगेंगे, ठीक है, तो इसलिए इनको इजी मान के चलो, आप आने वाले और टफ आएंगे। चलो बच्चों, तो ये हो गया अपने पास। अब बच्चों एक और पॉइंट अपना बच रहा है, और वो बच रहा है वेरिएबल, यानी ये तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब मान लो आपके पास डाइपोल असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसको अपन कैसे चेक करेंगे ना बच्चों।